नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। सौर ऊर्जा के लिए 1 अरब यूरो की मदद देगा जर्मनी। दोनों देशों के बीच 18 अहम समझौते, जलवायु परिवर्तन, रक्षा और व्यापार में सहयोग पर सहमति। वाराणसी में हिंसा के बाद 4 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू। प्रतिकार यात्रा के दौरान आगजनी और पथराव। प्रशासन ने की शांति की अपील। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में भीषण एनकाउंटर, 1 आतंकी ढेर, 4 जवान शहीद। सरकार ने कहा नहीं होने देंगे घुसपैठ। 11 दिन के संकट के बाद नेपाल में राहत। ट्रकों की आवाजाही से जरूरी सामानों की आपूर्ति बहाल। मवेशियों और सरकार के बीच पहली वार्ता कल। 9 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर शेयर बाजार। सेंसेक्स ने लगाई 565 अंक की छलांग। निफ्टी 8100 के पार। और आइए देखते हैं पहली खबर। जर्मनी भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर सहयोग देगा। साथ ही सौर ऊर्जा के लिए 1 अरब यूरो की मदद भी देगा। दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के बीच बैठक हुई, जिसमें रक्षा, व्यापार और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर साझेदारी बढ़ाने पर सहमति बनी। एंजेला मर्केल ने भी भारत की फास्ट ट्रैक इंडो जर्मन बिजनेस डील पर आगे बढ़ने के फैसले पर खुशी जताई। 3 दिन की भारत यात्रा पर आए जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शीर्ष स्तर की बातचीत की। बाद में दोनों देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के बीच आपसी मुद्दों पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं की उपस्थिति में 18 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें रेलवे, कौशल विकास, सौर ऊर्जा और भारी उद्योग के क्षेत्र शामिल हैं। जर्मनी में भारतीय भाषाओं और भारत में जर्मन को प्रोत्साहन देने के लिए भी करार हुआ। जर्मन रिस्पॉन्स टू आवर डेवलपमेंट एजेंडा is very encouraging. We can look forward with confidence to increase investment, trade and technology partnerships in manufacturing infrastructure and skill development. German engineering and Indian IT skills can create the next generation industry that will be more efficient, economical and environment friendly. दोनों देश आर्थिक सहयोग के साथ राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भी सहयोग बढ़ा रहे हैं। We have a common perspective on this region, the turbulence in West Asia, Europe's challenges, and shaping a peaceful and stable Asia-Pacific and India-Ocean region. I especially thank her for Germany's invaluable support for peace, security, and development in Afghanistan. एंजेला मर्केल ने भारत में निवेश और मेक इन इंडिया अभियान में पूरी मदद का भरोसा दिलाया। Ich möchte mich bedanken, dass wir dieses Fast-Track-Abkommen heute hier unterschreiben konnten, damit die Beratung und die Schnelligkeit der Genehmigungserteilung einfach für mittelständische Firmen sich auch verbessert, und wir halten das für einen sehr wichtigen Punkt. मुलाकात के दौरान जर्मन चांसलर ने प्रधानमंत्री को 10वीं शताब्दी की दुर्गा की मूर्ति वापस की। इससे पहले एंजेला मर्केल का राष्ट्रपति भवन में शानदार स्वागत किया गया। जर्मन चांसलर ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी मुलाकात की। मंगलवार को एंजेला मर्केल बेंगलुरु में आईटी क्षेत्र के व्यवसायियों से मुलाकात करेंगी। दोनों देशों के बीच पिछले साल करीब 16 अरब यूरो का कारोबार हुआ था। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और आज की इस पूरे घटनाक्रम पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान पूर्व विदेश सचिव विदेश मंत्रालय के सुधीर टी देवारे साहब हैं। स्वागत है आपका। और साथ ही साथ मेरे सहयोगी संवाददाता अखिलेश सुमन हैं, जो दिन भर आज नजर बनाए हुए थे बैठकों पर। सबसे पहले अखिलेश जी, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज समझौते हुए हैं, मैं कहूँ कि सौर ऊर्जा है, दूसरे हैं, लेकिन क्या ये माना जाए कि फोकस जो है वो अभी भी ट्रेड दोनों देशों के बीच, जो कि पिछले कुछ वर्षों में आंकड़े देख रहा था, कुछ कमज़ोर होता सा नज़र आ रहा था? निश्चित तौर पे फोकस ट्रेड पर ही है, क्योंकि एक देखिए एक बड़ा कैनवास भारत बनाना चाहता है ताकि मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत जिस देश का भी जितना योगदान हमें प्राप्त हो सके उसको लेना है। तो इसी के तहत जर्मनी और भारत 2 ऐसे देश हैं जिनके बीच में कोई राजनीतिक टकराव बड़ा नहीं है,
और इसमें एक सबसे बड़ी खास बात जो आज यह हुई, जो शायद मीडिया में अभी तक नहीं आई है, वो यह है कि सीरिया के मामले पे, सीरिया पर जो रूस आईसिस पर हमले कर रहा है, इसके बारे में जर्मनी ने संकेत दिया कि आगे आने वाले दिनों में अमेरिका को इस बात पे बहुत ऐतराज नहीं है। समस्या सिर्फ यही है कि पहले जो सीरिया पर रूस एक असद विरोधी खेमे पर केवल हमले कर रहा था, अब वह आईसिस पर हमला कर रहा है। इस मामले में जर्मनी और भारत एक साथ हैं और अमेरिका ने भी संकेत दिए हैं जर्मनी को कि वह रूस के इस इनिशिएटिव का समर्थन करेगा। तो एक तरह से कहें कि राजनीतिक तौर पर भी भारत और जर्मनी के बीच जो एक सहमति G4 से निकलती हुई दिखी थी, वह मध्य एशिया और जो ये झगड़े हो रहे हैं उन झगड़ों पर भी एक सहमति के अवसर बनते दिख रहे हैं। कविंद जी अखिलेश, मैं लौटूंगा आपके पास। सुधीर साहब, मैं समझना आपसे चाहूंगा, जो कि अखिलेश कह रहे थे बहुत अहम है कि रिश्ते बन रहे हैं, व्यापार बढ़ाने की कवायद हो रही है, लेकिन जो एक सोच है, मैं कहूँगा इंटरनेशनल मैटर्स को लेकर, वहां पर भी एक सोच एक जैसी होती दिख रही है, जिसका जिक्र अखिलेश ने किया। कितना सहमत आप देखते हैं? और आज की ओवरऑल अगर बैठकों और समझौतों को देखें तो आपकी नज़र में क्या टॉप 3 आप देखते हैं? देखिए, 2001 में जब भारत और जर्मनी ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किया, उसके बाद कई मसलों पर भारत और जर्मनी की पोजीशन है करीब करीब है। हाँ, हालांकि उसमें कभी कभी उसमें फ़र्क भी होते हैं, मगर जैसे अफ़गानिस्तान का मामला है, उसके बाद अभी ये मध्य और पश्चिम एशिया में जो संकट पैदा हुआ है, उसमें थोड़े बहुत फ़र्क है भारत और जर्मनी में, मगर दोनों चाहते हैं कि वहाँ शांति हो, कोई एक्सट्रीमिज़म न बढ़े। तो आज जो बहुत से एग्रीमेंट भी आज दस्तखत हुए हैं, वो उसी के दर्शक है, जैसे कॉम्बैटिंग टेररिज्म हो, साइबर सिक्योरिटी का मामला हो, और जो पीस और सिक्योरिटी की बात दोनों नेताओं ने बहुत बार जो दोहराई है। तो दोनों देशों के बीच एक तरह का जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है वो भी काफ़ी बढ़ता आया है। और बाकी तो जर्मनी और भारत के जो परंपरागत संबंध हैं, मेरे ख्याल से बहुत ही ऐसे कम देश है दुनिया में जितने इतने गहरे और मैत्रीपूर्ण संबंध है। और जर्मनी भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर तो रहा है, मगर जर्मनी एक देश ऐसा है कि जिसने कई सालों से, कई दशकों से भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की है। जैसे कंपनी जैसे सीमेंस वगैरह हो, भारत में 100 साल से भी ज़्यादा है। तो जर्मनी के साथ हमारे रिश्ते बढ़ना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसी लिहाज से आज चांसलर एंजेला मर्केल की जो विजिट हो रही है, सुधीर जी, क्या मैं तो कहूँगा कि दुनिया के नेताओं से एक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट ऐसी विजिट है, ये कंस्ट्रक्टिव विजिट है, पॉजिटिव विजिट है जी। और जिस तरीके से हमने देखा है कि अगर हम लौटे हैं पिछले 10 साल के कार्यकाल में, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की अगर बात करें तो जर्मनी का नंबर सबसे पहला दिखता है भारत के साथ। तो ऐसे में मेक इन इंडिया का जो एक, मैं कहूँ कि बहुत ही प्रेस्टिजियस कार्यक्रम है, एक जो एजेंडा है प्रधानमंत्री मोदी का, उसके लिहाज से जर्मनी बहुत क्रूशियल हो जाता है। जिस तरीके से दोस्ती आगे बढ़ रही है, एक बहुत बड़ी उम्मीद भरी नजरें भारत की होंगी जर्मनी पर। आपने सही फरमाया, जर्मनी का इसमें रोल बहुत पूरक रहेगा मेक इन इंडिया। मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी में जर्मनी जैसे देश हमारे साथ अगर रहें तो हम बहुत प्रगति कर सकते हैं और स्किल इंडिया को वो बढ़ावा देंगे। जर्मनी में वोकेशनल ट्रेनिंग ये बहुत डेवलप्ड है। उनको भी स्मार्ट सिटी में जर्मनी ने बहुत प्रगति की है। जर्मनी का जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसका हम एक्सपीरियंस ले सकते हैं और इसीलिए ये ऐसा प्रगत देश है कि जिसके सहकार्य से हम आगे बढ़ेंगे और उन्हें भी भारत से बहुत उम्मीदें हैं। भारत को आजकल वो आज राइजिंग पावर समझते हैं, भारत में उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हमेशा भारत के साथ उनके संबंध इवन इन द डेज ऑफ द कोल्ड वॉर बहुत अच्छे रहे हैं। तो आज 25 साल पूरे हो रहे हैं जर्मन रीयूनिफिकेशन को जी। तो एक ऐसा मौका है कि भारत और जर्मनी को एक साथ आगे बढ़ना है। सुधीर जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरीके से तमाम समझौते हो रहे हैं, सोलर पावर, सोलर एनर्जी को लेकर मैं कहूँ ख़ास तौर पर एक बड़ी मदद की बात कही है जर्मनी ने,
किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि हमने लगातार देखा है कार्बोनेशन को लेकर और जो कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं उनको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने साफ किया है कि उसको बहुत तेजी के साथ उस पर आगे बढ़ना होगा। सोलर पावर ऐसा है कि जर्मनी में जो एनवायरनमेंट मूवमेंट है, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी। हाँ हाँ, जो एनवायरनमेंट मूवमेंट जर्मनी में शुरू हुई 1980 में, जब ग्रीन पार्टी शुरू हुई, तो जर्मनी में तो ये रिन्यूएबल एनर्जी पर बहुत जोर दिया गया है और इसीलिए आज जो $1 अरब का उन्होंने जो यूरो का जो उन्होंने हमें एग्रीमेंट हमारे साथ किया है, ये हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। और जर्मनी का क्लाइमेट चेंज में वो कह रहे हैं कि 2050 तक 80% इलेक्ट्रिक पावर कंजम्पशन होगा रिन्यूएबल एनर्जी से। तो भारत अभी रिन्यूएबल एनर्जी पर बहुत जोर देने वाला है। हम भी कह रहे हैं कि हमारे जो आज नया जो इंटेंडेड नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन जो हमने 2 दिन पहले अनाउंस किया है जी, उसमें 40% जो हमारी इलेक्ट्रिक कंजम्पशन होगा भारत का 2030 में, वो होगा रिन्यूएबल एनर्जी से। तो हम बड़ी उम्मीद से $100 बिलियन के उसमें हम सोच रहे हैं, 100 गीगावाट जो प्रोडक्शन जो होगा वो सोलर पावर से होगा। तो इसीलिए हमें उनके साथ ये कोलैबोरेशन करना बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल साफ तौर पर सुजीत साहब कहेंगे जिस तरीके से दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं और अहम समझौते हो रहे हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर पहले थे, ट्रेड को लेकर भी आगे उम्मीदें दिख रही हैं, मेक इन इंडिया को लेकर उम्मीदें हैं, देखना होगा कि कितना आगे और साथ बढ़ता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें होंगी और पहली खबर में आज बस इतना ही। राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम विरासत में आपका स्वागत है। नया कलेवर, नया अंदाज, नए रूप में विरासत का आगाज। देखिए हर बार नया किरदार, उनकी नजर उनका शहर के बाद विरासत का इंद्रधनुषी संसार, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। वाराणसी में आज प्रतिकार यात्रा के दौरान जमकर हिंसा और आगजनी हुई। लोग पिछले दिनों गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई साधुओं की पिटाई का विरोध कर रहे थे। इस दौरान भीड़ ने आगजनी और पत्थरबाजी शुरू कर दी। गुस्साई भीड़ ने कई वाहनों को आग लगा दी और इसके बाद हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस छोड़ी। इस झड़प में 20 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। घटना के बाद से स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। दशाश्वमेध और लश्कर समेत कई थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। उधर दादरी घटना के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी है। मंत्रालय ने सांप्रदायिक और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की किसी भी वारदात से कड़ाई से निपटने की सलाह दी गई है। सभी राज्यों से कहा गया है कि वो ऐसी घटनाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस दिखाएं। वहीं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला ने कहा है कि दादरी घटना के दोषियों को कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में घुसपैठ की 2 बड़ी कोशिशों को सेना ने नाकाम कर दिया। हंदवाड़ा के हपरूदा इलाके में आतंकियों से लोहा लेते हुए 4 जवान शहीद हो गए। वहीं लोलाब इलाके में 1 आतंकवादी मारा गया। हंदवाड़ा में हपरूदा के जंगलों में आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद रविवार शाम सुरक्षा बलों ने अभियान शुरू किया। मुठभेड़ में सेना के 4 जवान शहीद हो गए। आतंकियों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों का अभियान अब भी जारी है। हंदवाड़ा के ही लोलाब इलाके में सेना और आतंकियों के बीच गोलीबारी हुई। इसमें 1 आतंकी मारा गया।
इन्फॉर्मेशन मिलते ही हमने ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसमें कि हमने आर्मी को साथ लिया 28 RR को। तो ऑपरेशन लॉन्च हुआ, तो इसमें अभी तक जो हमें रिजल्ट आया है उसमें एक मिलिटेंट मारा गया है। सरकार ने कहा है कि सीमा पार से होने वाली घुसपैठ रोकने के लिए सेना पूरी तरह सतर्क है। वर्तमान सरकार के रहते जब भी कोई इस प्रकार की कार्रवाई हुई है सीमा के उस पार से, उसका भरपूर जवाब दिया गया है। उसका जो जवाबी कार्रवाई है वो पहले कई वर्षों तक देखने को नहीं मिली। इसको लेकर के आम जनता का मनोबल बहुत ऊंचा है। कांग्रेस ने भी आतंकवादी हरकतों के लिए पाकिस्तान की निंदा की है। जिस तरह से पाकिस्तान ने दोबारा बड़े पैमाने पे जम्मू कश्मीर में आतंक शुरू कर दिया है और आतंकवादी गतिविधियां शुरू की हैं, ये बहुत चिंता का विषय है और उसका डट के मुकाबला किया जाएगा और हमारी जो फौजें हैं वो सतर्क हैं। रविवार को ही पुलवामा जिले में जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादी मारे गए थे। इनकी पहचान सलीम उर्फ आदिल पठान और रहमान उर्फ बर्मी के रूप में हुई है। जैश ए मोहम्मद भारत में कई हमलों के लिए जिम्मेदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब खबरें बिहार चुनाव की। बिहार में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह एक खास रणनीति के तहत प्रचार कर रहे हैं। वो एक तरफ प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं और दूसरी ओर रैलियों के जरिए विरोधियों पर हमले। सुपौल की रैली में आज नीतीश कुमार की उन्होंने जमकर आलोचना की। बिहार की सत्ता में बीजेपी को काबिज कराने के लिए अमित शाह दिन रात पसीना बहा रहे हैं। सुपौल की रैली में उनके निशाने पर नीतीश रहे। अमित शाह ने नीतीश कुमार को महत्वाकांक्षी करार दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश की ख्वाहिश प्रधानमंत्री बनने की थी, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो वो एनडीए से अलग हो गए। और आपने प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा के कारण जदयू भाजपा की सरकार को तोड़ दिया। हमें कोई सत्ता का मोह नहीं, मगर तोड़कर क्या किया? तोड़कर मुख्यमंत्री बनने के लिए जिस लालू का आप विरोध करते थे 20 साल से, उसके कंधे पर बैठकर आप मुख्यमंत्री बनकर बिहार के जनादेश की पीठ में छुरा भोंकने का काम ये नीतीश कुमार ने किया। उन्होंने लालू प्रसाद की भी तीखी आलोचना की। लालू प्रसाद यादव को अमित शाह ने बिहार को लोकतंत्र की जननी बताते हुए पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने का दावा किया। बिहार की जनता ने 50 साल तक मौका दिया है कांग्रेस पार्टी को, 15 साल तक मौका दिया है लालू प्रसाद यादव को और 10 साल तक मौका दिया है नीतीश कुमार को। बिहार का भला किसी ने नहीं किया। एक 5 साल आप भारतीय जनता पार्टी को मौका दे दे, हम बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बना सकते हैं। अमित शाह 29 सितंबर से बिहार में डेरा जमाए हुए हैं। इस दौर में उनका जोर सुपौल समेत 5वें चरण के 9 जिलों की सीटों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी बिहार को छल रही है। उन्होंने बांका की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आरोपों को खारिज किया और कहा कि वो महत्वाकांक्षी नहीं बल्कि बीजेपी बिहार की जनता को गुमराह कर रही है। नीतीश ने बीजेपी पर सांप्रदायिक मुद्दों को चुनाव में भुनाने का आरोप लगाया। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरा कामकाज छोड़कर भारत सरकार के मंत्री बिहार के मैदान में वोट मांगने निकले। देश भर के आधे जिलों में 300 से ज्यादा जिलों में सूखे की स्थिति है। अब भारत सरकार के कृषि मंत्री, श्रम मंत्री पटना बिहार हेलीकॉप्टर नहीं बचा रहे। अरे जनता ने मौका दिया है काम करने का। दुख तकलीफ में लोग हैं, फसल बर्बादी के कगार पर है। आइए यहाँ वोट मांगे फिर। घरेलू हिंसा के आरोप में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को 19 अक्टूबर तक जेल में रहना होगा। द्वारका कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। इस बीच भारती ने जमानत के लिए सत्र अदालत में अर्जी दी। इस पर मंगलवार को सुनवाई होगी। उधर आज इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। भारती की पत्नी लिपिका मित्रा ने किसी भी समझौते से इनकार कर दिया है। शेयर बाजार में आज 9 महीने की सबसे बड़ी तेजी दिखी।
564 अंक की लंबी छलांग के साथ सेंसेक्स 26,785 पर बंद हुआ और पिछले 1.5 महीने में मुंबई शेयर बाजार का ये सबसे ऊंचा स्तर है। बीते 4 कारोबारी सत्र में सेंसेक्स करीब 1200 अंक ऊपर गया। निफ्टी भी 168 अंक चढ़कर 8,119 पर बंद हुआ। अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी और टलने की संभावना का बाजार पर सकारात्मक असर हुआ है। सेंसेक्स में शामिल 30 में से 26 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए। चालू वित्त वर्ष में राजस्व वसूली 50,000 करोड़ रुपए कम रह सकती है। कुल कर वसूली 14 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जबकि बजट में ये लक्ष्य 14.5 लाख करोड़ रुपए का था। हालांकि वित्त मंत्रालय के सचिवों का दावा है कि कम कर वसूली के बावजूद विकास दर 7.5% से अधिक होगी। जहां दुनिया भर में मंदी के आसार हैं, वहीं भारत सर्वाधिक तेजी के साथ विकास कर रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण व्यापार की मुश्किलों का दूर होना और FDI को बताया जा रहा है। This is demonstrated by the fact that FDI this year, the total FDI inflow this year is much larger than last year. This itself is a vote of confidence on the ease of doing business measures which the government is taking. नेपाल में जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। सीमा पर फंसे ट्रकों के नेपाल पहुंचने पर लोगों ने राहत की सांस ली है। इधर मधेशी नेता सरकार से बातचीत को राजी हो गए हैं और दोनों पक्षों के बीच कल बातचीत होगी। इस बीच नेपाल में जारी विरोध प्रदर्शन को भारत ने उनका आंतरिक मामला करार दिया है। नेपाल में ट्रकों की आवाजाही से लोगों ने राहत की सांस ली है। सामानों से लदे 100 ट्रकों के नेपाल में पहुंचने से लोगों की मुश्किलें कम होती नजर आ रही हैं। रविवार को ट्रकों का कारवां भैरवा सुनौली चौकी से नेपाल में दाखिल हुआ, जबकि ईंधन टैंकरों समेत दर्जनों ट्रक विराटनगर जोगानी व्यापारिक रास्ते से पहुंचे। इस बीच भारत ने नेपाल के उस कदम को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है, जिसमें उसने UN में भारत के खिलाफ शिकायत की है। ये गलत है और ऐसा करने से पहले भारत सरकार और नेपाल सरकार को आपस में बात करनी चाहिए थी। बातचीत जारी है, तो अगर नेपाल ने ऐसा किया है तो ये निहायत ही गलत कदम है। भारत का कहना है कि मौजूदा संकट नेपाल का आंतरिक मामला है और इसे आपसी बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए। भारत का रुख स्पष्ट है कि नेपाल अपने मामलों को, अपने इंटरनल मामलों को आपसी डायलॉग और सहमति के आधार पर सॉर्ट आउट करे। हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये विद्रोही जो है मधेसी नेपाल के हैं और नेपाल सरकार इसमें डायलॉग के माध्यम से उनकी मांगों को माने। इधर मधेशी नेताओं ने भी नेपाल के उस आरोप को खारिज कर दिया, जिसमें भारत पर आर्थिक नाकेबंदी का आरोप लगाया गया है। ये भारत का नाकेबंदी नहीं है, ये संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा के तहत आम तराई वासियों का, आम यहाँ के आदिवासियों का, दलितों का, थारुओं का ये आंदोलन है। और ये आंदोलन भारतीय आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन मधेसियों का आंदोलन है जो अधिकार से वंचित है और विभेद में पड़े हुए नागरिकों का ये आंदोलन है। नेपाल पिछले 11 दिनों से विरोध प्रदर्शनों की वजह से बेहाल है। तराई इलाके में मधेशियों के विरोध प्रदर्शन और हिंसा की वजह से ट्रकों की आवाजाही बाधित रही, जिससे संकट और गहराया है। मधेशी नए संविधान में सही प्रतिनिधित्व नहीं मिलने से नाराज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस साल के चिकित्सा क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। आयरलैंड के विलियम कैम्पबेल, जापान के सतोशी ओमुरा के साथ चीन के यो यो को ये सम्मान मिलेगा। तीनों को परजीवी या पैरासाइट से होने वाली बीमारियों की दवा खोजने के लिए पुरस्कार दिया जाना है। कैम्पबेल और ओमुरा की दवा सीवर ब्लाइंडनेस समेत कई बीमारियों में कारगर है। वहीं टू की दवा मलेरिया पीड़ितों के लिए वरदान साबित हुई। गुरुवार को रसायन के नोबेल विजेताओं की घोषणा की जाएगी। चीन के पश्चिमी गुआंगडोंग प्रांत में मुजीगा तूफान ने जमकर तबाही मचाई। रविवार को आए इस तूफान में 4 लोगों की जानें गईं, जबकि कई लापता हैं। तो वहीं लैटिन अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन से 131 लोगों की मौत हो गई। तबाही और बर्बादी का ये मंजर है चीन के गुआंगडोंग प्रांत का। मुजीगा तूफान छोड़ गया अपने पीछे तबाही और बर्बादी का मंजर। ये बवंडर अपने साथ सब कुछ उड़ा ले गया। तूफान की चपेट में आने वालों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। तूफान की वजह से समुद्र में कई मीटर ऊंची लहरें उठी। हालांकि मुजीगा तूफान से पहले अलर्ट जारी होने की वजह से नुकसान कम हुआ।
2 लाख लोगों को पहले ही सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया था। तूफान के गुजर जाने के बाद अब राहत का काम तेज कर दिया गया है। जहां चीन तूफान से तबाह है, वहीं अमेरिका भारी बारिश से बेहाल है। ग्वाटेमाला सिटी के बाहर भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन से 100 से ज्यादा लोग मारे गए। भूस्खलन के बाद यहां पर करीब 1800 बचाव कर्मी राहत और बचाव काम में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। जम्मू कश्मीर में बीफ बैन के हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने तक रोक लगा दी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मामले को सुलझाने के लिए 3 जजों की एक बेंच बनाने के लिए कहा है। इधर जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीफ बैन को लेकर सोमवार को भी हंगामा हुआ। शीना मर्डर केस में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी फिलहाल खतरे से बाहर हैं। अगले कुछ दिनों में उन्हें फिर जेल भेजा जा सकता है। राजधानी में डेंगू के मरीजों की संख्या 7000 पार कर गई है। पिछले एक हफ्ते में डेंगू के 1624 नए मामले सामने आए। पिछले हफ्ते में डेंगू से 8 लोगों की मौत हो गई। साल 1996 के बाद सबसे ज्यादा डेंगू के मामले 2015 में सामने आए हैं। राजस्थान के दौसा में बोरवेल में फंसी 3 साल की बच्ची को एनडीआरएफ ने 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सोमवार को निकाल लिया। ज्योति नाम की लड़की रविवार को खेलते वक्त 60 फीट के गड्ढे में जा गिरी थी। दिल्ली पुलिस ने 22 अक्टूबर को कार फ्री डे मनाने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि दशहरे के मद्देनजर कार फ्री डे मनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस मामले पर परिवहन मंत्री गोपाल राय कल उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात करेंगे। सर्व शिक्षा अभियान के लिए केंद्र के फंड में कमी के प्रस्ताव पर तमिलनाडु सरकार ने ऐतराज जताया है। मुख्यमंत्री जयललिता ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दखल देने के लिए कहा है। केंद्र सरकार का कहना है कि वो इस योजना के लिए कुल बजट का सिर्फ 50% ही दे सकती है। आम आदमी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष सुभाष वाड़े ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ईमेल के जरिए पार्टी महासचिव पंकज गुप्ता को इस्तीफा भेज दिया है। आम आदमी पार्टी ने 1 अक्टूबर को महाराष्ट्र इकाई भंग कर दी थी। त्योहारों के मद्देनजर पर्यटकों को लुभाने के लिए जेट एयरवेज ने दुनिया भर में बिजनेस और इकोनॉमी फ्लाइट्स 30% सस्ती कर दी हैं। जेट एयरवेज का यह ऑफर सीमित समय के लिए है। इसके तहत पर्यटक 140 देशों की यात्रा कर सकते हैं। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों ने प्राचीन सीरियाई शहर पलमायरा के मशहूर आर्क ऑफ ट्रायम्फ को विस्फोट से उड़ा दिया। संगठन ने ऐतिहासिक इमारतों को नष्ट करने के अपने अभियान को तेज करते हुए इस घटना को अंजाम दिया है। गुजरे जमाने के मशहूर अभिनेता शशि कपूर को आज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। मुंबई में हुए 6ठे जागरण फिल्म फेस्टिवल में उन्हें ये सम्मान दिया गया। 77 साल के शशि कपूर ने बॉलीवुड को कई यादगार फिल्में दी।